हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फाइनली आप सभी के लिए राजस्थान बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक 17 मार्च 2025 को आप सभी का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और इस पेपर के लिए जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपको 17 मार्च, ठीक है, 17 मार्च 2025 के पेपर में आपको जो मिलने वाले जो प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का एकदम संपूर्ण हल बताने वाला हूं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान की जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यानी जो 17 मार्च 2025 के पेपर में आपको हुबहू जो प्रश्न मिलेंगे, उन हुबहू प्रश्न का पूरा जो हल है वो आपको इस पेपर में बताने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए से शुरुआत करेंगे और संपूर्ण पेपर को देखेंगे। संपूर्ण पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को विद सॉल्यूशंस यानी एक एक प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे, किस प्रकार से आपको इस प्रश्न से रिलेट में भी प्रश्न यहां पर आ सकता है। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं, जो आपके पेपर में अति लघुत्रात्मक प्रश्न आने वाले हैं, जो लघुत्रात्मक प्रश्न आने वाले हैं, सभी प्रश्नों का यहां पर सटीक हल मैं आपको जो है यहां पर इस क्लास में बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखिए, नेपोलियन की संहिता। देखिए, संहिता का अर्थ होता है कानून व्यवस्था, ठीक है, कानून होता है, ठीक है। तो नेपोलियन की जो संहिता है उसका जो निर्माण है वो कब हुआ था? तो देखिए, ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। तो यहाँ पर 1769 में, ठीक है, 1700 यहाँ पर देखिए 89, ठीक है, उसके बाद 1804 या फिर 1799 में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, तो नेपोलियन की जो संहिता है उसका जो निर्माण हुआ था वो यहाँ पर 1804 में हुआ था। कब हुआ था? 1804 में नेपोलियन की संहिता का जो निर्माण है वो किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 17 मार्च 2025 पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न है। देखिए, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो देखिए, रॉलेट एक्ट, ठीक है, तो 1917 में, 1919 में, 1920 में और 1922 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1919 यानी 19 मार्च, ठीक है, 19 मार्च 1919 में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। इस एक्ट के बारे में जितनी भी यहाँ पर जानकारी है वो आपको याद करनी है, क्योंकि यहाँ से आपको एक लघुत्रात्मक प्रश्न भी जो यहाँ पर मिल सकता है कि रॉलेट जो एक्ट है वो क्या था, समझाइए, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 मार्च 2025 सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए ये प्रश्न एक रामबाण प्रश्न है। उसके बाद देखेंगे, हेनरी मॉर्टन स्टेनली जो है यहाँ पर कौन थे? तो क्या थे? पत्रकार व खोजी थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे या फिर एक वैज्ञानिक थे? तो कौन थे? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये एक पत्रकार थे और खोजी थे। हेनरी जो मॉर्टन थे स्टेनली वो क्या थे? एक पत्रकार भी थे और एक खोजी थे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, बंगाल में पहली जो जूट मिल जो है स्थापित हुई थी वो यहाँ पर कब हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1854 में हुई थी, ठीक है, 1865 में हुई थी, 1815 में हुई थी या फिर 1855 में हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। तो 1855 में जो यहाँ पर क्या हुई थी, बंगाल में पहली जो है जूट मिल स्थापित की गई थी 1855 में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जापान की सबसे पुरानी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र सपी थी। कौन सी थी? अब यहाँ से एक प्रश्न डायरेक्ट एक तो ये बन सकता है कि जापान की सबसे जो पुरानी पुस्तक थी उसका जो यहाँ पर वो जो है कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको मिलेगा डायमंड सूत्र, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड जो सूत्र है वो कब छपी थी? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर 868 ईस्वी, ठीक है, 868 ईस्वी में यहाँ पर छपी थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आप सभी के लिए है। उसके बाद देखिए, ज्वारीय ऊर्जा, कैसी ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा जो कि ज्वार भाटा से संबंधित है और ये ज्वारीय ऊर्जा होती है, ठीक है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो ऊर्जा है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो ये एक अजैव है, मानवकृत है, तो मानवकृत नहीं है, मानव के द्वारा उपयुक्त विकृत नहीं किया जाता है, असक्रिय है या फिर अजैव है। और ये कैसा है? एक पुनः पूर्ति योग्य जो यहाँ पर संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है? एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 मार्च 2025 सामाजिक विज्ञान के पेपर में ऐसा प्रश्न आपको हुबहू देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, भारत में वन्य जीव अधिनियम, कौन सा?
वन्य जीव अधिनियम, देखिए उसी प्रकार से जल अधिनियम है, ऊर्जा अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम है। ये जितने भी अधिनियम है, एक्ट है, वो काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक से दो प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये हम बात कर रहे हैं वन्य जीव अधिनियम, तो ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1972 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1972 में लागू किया गया था और ये एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1972 में स्टॉकहोम में क्या हुआ था? एक पर्यावरण सम्मेलन भी हुआ था और वहां से एक अधिनियम पारित हुआ। कौन सा था? वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ 1972। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पर इस पेपर में, इस क्लास में हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं विद फुल सॉल्यूशंस के साथ। और ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण क्लास होने वाली है। क्लास थोड़ी लंबी होगी, इसलिए आपको एंड तक देखना है। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। देखिए निम्नलिखित में से स्थल परिवहन का प्रकार है। कौन सा परिवहन? स्थल परिवहन। तो स्थल परिवहन का प्रकार कौन सा है? ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए सड़क परिवहन, रेल परिवहन, समुद्री परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, ये उपयुक्त जितने भी यहाँ पर परिवहन है वो कौन से परिवहन है? स्थल परिवहन है। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीलंका में किस सामाजिक समूह की आबादी अधिक है? ऐसा कौन सा सामाजिक समूह है जहां पर श्रीलंका में आबादी क्या है? बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा है। और ये प्रश्न एक PYQ है, यानी पिछले प्रश्न पत्रों में रिपीट हुआ प्रश्न है, यानी आने के ज़्यादा चांसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो शिहली सामाजिक समूह है, कौन सा समूह? शिहली। यहाँ पर देख सकते हैं स ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये सामाजिक समूह जो है वो काफ़ी अधिक है, श्रीलंका में है। ठीक है, शिक्षा किस अनुसूची से संबंधित विषय है? ठीक है, शिक्षा काफी महत्वपूर्ण है। तो ये एक समवर्ती सूची का विषय है, यानी इस प्रकार शिक्षा पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही क्या बना सकती हैं? कानून बना सकती हैं। दोनों ही इस पर किसी प्रकार का यहाँ पर संशोधन कर सकती हैं, यानी शिक्षा जो है वो एक समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य कैसा है? एक राज्य सूची का विषय है। इसी प्रकार से सड़क परिवहन वगैरह जो सेवा, जो सार्वजनिक जो है व्यवस्था वगैरह, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। जबकि समवर्ती सूची में शिक्षा क्या है? एक समवर्ती सूची का विषय है। काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रश्न आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? देखिए लिंगानुपात काफी महत्वपूर्ण है। लिंगानुपात क्या होता है? ठीक है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है, 1000 पुरुषों पर किसकी संख्या? महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। 2011 के अनुसार जो भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो 919 है, 939 है। ठीक है, भारत का पूछ रहे हैं, न कि राजस्थान का। ठीक है, या फिर 929 है या फिर 943 है। अब इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है। आंसर आपको कमेंट करना है। उसके बाद देखिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण और मान्यता कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति करता है, संघ लोक सेवा आयोग करता है, भारत का निर्वाचन आयोग करता है या फिर संसद करता है। तो देखिए जो राजनीतिक दलों का पंजीकरण और उनको मान्यता प्रदान करना, ये कार्य भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले प्रश्न पत्रों में आया हुआ प्रश्न है। 17 मार्च 2025 पेपर के लिए रामबाण प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? देखिए रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, इनको कटाई बुआई का दिनांक जो महीना जो वगैरह जो है जो महीना है वो आपको कंटेस्ट करना है। काफ़ी 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो खरीफ की फसल कौन सी है? तो कौन सी होगी खरीफ की फसल? कपास है, चावल, चना, इनमें से कोई नहीं। तो कपास जो है वो कैसी फसल है? एक खरीफ की फसल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, चना, चावल जो है वो कौन सी फसल है? रबी की फसल है। बैंकों के ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण कौन रखता है या कौन करता है? तो वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ये बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, यानी PYQ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI
कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। उसका फिर 1 अप्रैल 1935 में क्या होती हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या होती है? स्थापना होती है। ये भी काफ़ी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए कौन सी भारतीय कंपनी नहीं है? तो देखिए रैन बैक्सी है, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। ये सभी कौन सी कंपनियां हैं? भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। लेकिन करगिल फूड्स जो है वो एक भारतीय कंपनी नहीं है। ये कैसी कंपनी है? एक विदेशी कंपनी है। कैसी कंपनी है? विदेशी कंपनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी रैन बैक्सी है, इन्फोसिस है, टाटा मोटर्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं। ये सभी कैसी कंपनीज है? भारतीय की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से एक से दो प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। 17 मार्च 2025 पेपर के लिए ये जितने भी मैं आपको प्रश्न हल करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इस क्लास से वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको 17 मार्च 2025 के पेपर में मिलने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत को सूत निर्यात करता है कौन सा देश? भारत को क्या करता है? सूत का निर्यात का जो निर्यात है वो करता है, सूती वस्त्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जापान देश। कौन सा? जापान देश। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है ओडिशा। कौन सा है? ओडिशा जो है वो भारत का सबसे बड़ा क्या है? मैग्नीज जो है उत्पादक राज्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टियां देश के कानून निर्माण में भूमिका निभाती हैं। तो कैसी भूमिका निभाती हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका यहाँ पर खाली जगह में क्या आ जाएगा? महत्वपूर्ण आ जाएगा। ठीक है, देखिए रिक्त स्थान वाले ऑब्जेक्टिव जो वैकल्पिक जो प्रश्न है उनको ध्यानपूर्वक यहाँ पर हल करना है क्योंकि ये आपके स्कोरिंग को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इनका आंसर सटीक होगा, स्पष्ट होगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को करना है। तो पार्टियां देश के जो कानून निर्माण में क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उसके बाद देखिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम, ठीक है, पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। कहाँ से आया? कहाँ पर आया? तो गोवा में। कहाँ पर आया? गोवा में। ये काफ़ी इसका यहाँ पर खाली जगह हो जाएगा। आयात पर कर एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? व्यापार में अवरोध पैदा करना। तो व्यापार अवरोधक का उदाहरण है, एक उदाहरण है आयात पर कर। किस पर कर? आयात पर कर। ये भी क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आयात पर कर। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों का सम्मान नहीं करती हैं। तो किसका सम्मान नहीं करती हैं? अधिकारों का। जो लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। किसका सम्मान नहीं करती हैं? अधिकारों का। उसके बाद देखिए वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। तो टाका जो है उसमें संग्रहित किया जा सकता है। और एक यहाँ पर प्रश्न है कि वर्षा जल को राजस्थान में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पालर पानी के नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न। 17 मार्च 2025 पेपर के लिए, सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो आपको एग्जाम के पेपर में देखने को। नेक्स्ट हम अति लघुतरात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। जो भी आपके 17 मार्च 2025 सामाजिक विज्ञान के पेपर में अति लघुतरात्मक प्रश्न यहाँ पर जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो यहाँ पर हम हल करवाएंगे जो आपको वो एग्जाम के पेपर में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मांग जमा क्या होती है। देखिए प्रश्न यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले प्रश्न पत्रों में आया हुआ प्रश्न है तो अधिक चांस है कि इस बार इस पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए एक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है मांग जमा। तो देखिए मांग जमा का अर्थ है बैंक में जो जमा राशि है। ठीक है, बैंक में जो आपकी जो जमा राशि है, इंपॉर्टेंट सवाल है और ये प्रश्न एक समझने वाला प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर को समझिएगा तभी आप जो है अच्छे से क्या कर पाएंगे, इसको एग्जाम के पेपर में उत्तर लिख पाएंगे। तो बैंक में जो आपकी जो जमा राशि है जिसे बिना किसी की पूर्व सूचना के, ठीक है, पूर्व सूचना के या प्रतिबंध के किसी भी समय उसे क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए उसका मैं आपको बहुत ही अच्छा उदाहरण भी दूंगा। ठीक है, मान लीजिए आप क्या जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं। ठीक है, आपके बैंक में 10,000 रुपये हैं। कितने हैं? 10,000 रुपये पड़े हैं। ठीक है, आपकी ये क्या है, जमा राशि है। क्या है? बैंक में जमा राशि है। अब आप उसको निकालना चाहते हैं तो आपको किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी या किसी को पूर्व में सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी या किसी भी प्रकार का इस जमा राशि पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, और आप
आप जब मन चाहे अब इस राशि को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि बैंक में जमा की गई वह राशि जिसे बिना किसी पूर्व सूचना प्रतिबंध के किसी भी समय आप निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके बैंक का चालू खाता, कौन सा खाता, चालू खाता आप निकाल सकते हैं, या बचत खाता कह सकते हैं, बचत खाते से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में किन्हीं 4 प्रारंभिक उद्योगपतियों के नाम लिखना है, और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मैं 4 उद्योगपतियों के नाम बताऊंगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पेपर में उत्तर प्रश्न आएगा और आपको इसी प्रकार का उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जमशेदजी टाटा। कौन से? जमशेदजी टाटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? जमशेदजी टाटा बहुत ही प्रमुख उद्योग है भारत के। इन्हें भारतीय उद्योग का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। प्रश्न दूसरा बन सकता है कि भारतीय उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? तो ये प्रश्न बन गया कि भारतीय उद्योग का जो जनक है वो कहा जाता है जमशेदजी टाटा को। दूसरा देखिए, दूसरा है कि इन्होंने ही झारखंड के जमशेदपुर में क्या की थी? 26 अगस्त 1907 में पहला लौह इस्पात जो संयंत्र है वो यहाँ पर स्थापित किया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। दूसरे उद्योगपति, तो दूसरे उद्योगपति है गोकुलदास तेजपाल। कौन है? गोकुलदास तेजपाल। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनका भी नाम चर्चित नाम है। ठीक है, फिर है लाल शंकर दास। कौन है? लाल शंकर दास है। ठीक है, और फिर है आर.डी. टाटा। कौन है? आर.डी. टाटा। टाटा इंडस्ट्रीज से संबंधित हैं आर.डी. टाटा। तो ये चारों ही क्या है? प्रारंभिक उद्योगपति हैं, उनके नाम हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। जमशेदजी टाटा, गोकुलदास तेजपाल, लाल शंकर दास। ठीक है, ठीक है, लाल शंकर दास है, उसके बाद आर.डी. टाटा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का प्रथम लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? और ये बात की थी हमने, जो प्रथम जो भारतीय उद्योग के जो जनक हैं जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। क्या की गई थी? झारखंड में। कहाँ पर की गई थी? झारखंड में। ध्यान से समझिएगा, झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में है एक जमशेदपुर। क्या, कौन सा स्थान है? जमशेदपुर में की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? प्रथम लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था झारखंड के जमशेदपुर में, स्थापित किया गया था 26 अगस्त 1907 में। ठीक है, 26 अगस्त 1907 में किसके द्वारा? जमशेद टाटा के द्वारा किया गई थी इनकी स्थापना। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनेंगे, अति लघुत्रात्मक में बन सकते हैं, लघुत्रात्मक में भी बन सकते हैं। तो ये पेपर आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में यानी 17 मार्च 2025 के पेपर में प्रश्न मिलने वाले हैं। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, रामबाण क्लास रहने वाली है, क्लास थोड़ी लंबी है, एंड तक आपको देखना है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय सूची में कौन से राज्य जो सूची है उसमें कौन से विषय आते हैं। तो देखिए राज्य सूची, तो राज्य सूची की बात करेंगे तो राज्य सूची में 61 विषय, वर्तमान में यदि बात की जाए तो कितने विषय हैं? 61 विषय पर जो है ये जितने भी है 61 विषय वो किस पर आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। पहले इनकी संख्या कितनी थी? 66 थी। ठीक है, 66 थी पहले, लेकिन अभी जो वर्तमान में 61 है। कितनी है? 61 है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद करेंगे संविधान की 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो है वो राज्य सूची से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज्य सूची को दूसरी सूची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरी सूची भी कहा जाता है। राज्य सरकार कानून बना सकती हैं, राज्य सूची में कौन से विषय आते हैं? तो पुलिस से संबंधित जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य पर आएगा। जो भी सार्वजनिक जो व्यवस्था होगा उस पर जो कानून बनाएगा वो भी कौन है? राज्य वाला है, राज्य सूची में विषय है। कृषि संबंधित है, कोई सिंचाई संबंधित है, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी है, ठीक है, लेकिन शिक्षा एक समवर्ती विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे जितने भी यहाँ पर स्थानीय जो सरकार वाले मामले होंगे उस पर भी राज्य सूची में है। तो इसके अंतर्गत इन विषयों पर जो है वो राज्य सूची कानून बनाएगा और ये इनके क्या है? विषय है। हमारे देश में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो हमारे देश में कितने राष्ट्रीय दल है? तो 6 राष्ट्रीय दल है, आपको ध्यान में रखना है। कितने दल हैं? 6 राष्ट्रीय दल हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
17 मार्च 2025 पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे देश में जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, आराम से आप प्रश्न लिख सकते हैं। देखिए अति लघुत्तरात्मक प्रश्न का उत्तर का जो है आपको उत्तर सीमा एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं या एक पंक्ति में उत्तर दे सकते हैं, ज़्यादा बड़ा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। जल प्रदूषण के सिर्फ और सिर्फ कारण लिखना है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण क्या है, इनको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको सटीक स्पष्ट आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे इसकी शुरुआत। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 1972 में क्या की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन पहली बार जो है 1974 में 5 जून 1974 को क्या मनाया गया था? पर्यावरण दिवस मनाया गया था। कौन सा पर्यावरण दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो 1972 में होती है, पर्यावरण सम्मेलन होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक पर्यावरण सम्मेलन 1972 में, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है आयोजित होता है मानव पर्यावरण पर, और उसमें यहाँ पर 1972 में ये घोषणा की जाती है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट होगा, मनाया जाएगा। लेकिन 1974 में पहली बार जो है क्या मनाया जाता है, यहाँ पर आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं मैंने आपको करवा दिए हैं। भारत की किन्हीं 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कैसी कंपनियां? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो पहली कंपनी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये एक भारतीय इंडस्ट्रीज की कंपनी है। ठीक है, इंडस्ट्रीज हो जाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिर है टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स जो कंपनी है वो भी एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और एक है विप्रो भी कौन सी है? भारतीय की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तीनों ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। देखिए बेगार से आप क्या समझते हैं? बेगार, देखिए बेगार बेपगार। ठीक है, बेगार को आपको जोड़ना है बेपगार से। बेपगार यानी बिना पगार। ठीक है, बिना पगार, यानी बेगार एक प्रथा थी। क्या थी? एक प्रथा थी। इसका अर्थ है बिना भुगतान काम करवाने की प्रथा थी। वो कौन सी प्रथा थी? बेगार प्रथा थी। और ये एक प्रकार का बलात् श्रम था। कैसा श्रम था? बलात् श्रम था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो सामंतवादी थे, सामंती व्यवस्थाओं में, अध्यक्षवादी व्यवस्थाओं में ये प्रथा जो है प्रचलित थी। सेवा क्षेत्र के 4 उदाहरण। सेवा क्षेत्र में सड़क सेवा जो है, इस प्रकार के जल सेवा वगैरह, ये जो है सेवा क्षेत्र की 4 उदाहरण है। उसके बाद बात करेंगे सेक्शन बी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लघुत्तरात्मक प्रश्न। और लघुत्तरात्मक प्रश्न है इनका उत्तर सीमा देखिए 50 शब्दों में आपको क्या करना है? उत्तर लिखना है, सटीक उत्तर लिखना है, जो पूछा गया है वही लिखना है। इधर गिधर की बातें, फालतू बातें नहीं लिखनी है। तो स्पष्ट आंसर आपको लिखना है। देखिए सामाजिक विज्ञान के पेपर में आपको जहाँ तक लघुत्तरात्मक और जो निबंधात्मक प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको पॉइंट वाइज देने की कोशिश करनी है। जितना पॉइंट वाइज लिखेंगे उतने ही आपको आंसर क्या मिलेगा? आंसर बेस्ट लिख पाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए साइमन कमीशन, उसमें कितने सदस्य थे और भारत में इसका जो विरोध है वो क्यों होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और भारत में इसका विरोध का प्रमुख कारण था कि जो 7 सदस्य थे इसमें से भारतीय सदस्य एक भी नहीं था। भारतीय जो सदस्य है वो एक भी नहीं था। और भारतीय सदस्य नहीं था तो साइमन कमीशन क्या होगा? भारत की क्या होगा? विरोधी होगा। इसलिए भारत ने इसका क्या किया? विरोध किया। ठीक है, तो भारतीय संविधान में सदस्य नहीं था और स्वशासन की जो मांग है उसका अपमान किया गया। साइमन कमीशन ने स्वशासन की जो मांग है उसका क्या किया गया? अपमान किया गया, यानी स्वशासन का क्या किया गया? विरोध किया गया। किसके द्वारा? साइमन कमीशन के द्वारा, क्योंकि इसमें भारतीय का कोई सदस्य नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्तलिखित जो पांडुलिपि थी उनकी कमियां क्या थी? तो हस्तलिखित जो पांडुलिपि थी वो क्या थी? वे महंगी थी। क्या थी? बहुत ही महंगी थी। पांडुलिपि जो हस्तलिखित जो पांडुलिपि थी, समय लेने वाली थी, समय ज़्यादा लगता था। ठीक है, ये भी एक इसकी कमी रही है, समय लेने वाली थी। उसके बाद नाजुक होती थी। ठीक है, कैसी होती थी? नाजुक होती थी। उसके बाद इसमें त्रुटियों की संभावना क्या रहती थी? अधिक है। त्रुटियों की जो संभावना है, ठीक है, यानी हस्तलिखित पांडुलिपि में त्रुटियों की संभावना है वो बहुत ही अधिक थी। उसके बाद करेंगे वैध सरकार। वैध सरकार ऐसी सरकार जो कानून के मुताबिक सुनी जाती है। किसके अनुसार? कानून के अनुसार सुनी जाने वाली जो सरकारें होगी।
अनुसार चुनी जाने वाली जो सरकार होगी देश के नागरिकों के प्रति कैसे रहेगी, जवाबदेह रहेगी। देश के जो नागरिक होंगे उनके प्रति जवाबदेह रहेगी, तो एक वैध सरकार होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सांप्रदायिकता। तो देखिए सांप्रदायिकता धर्म, जाति, विश्वास या मूल्यों के आधार पर लोगों के बीच क्या हो, विभाजन हो, तो वो है सांप्रदायिकता। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको परिभाषा बता दी है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। धर्म, जाति, विश्वास या मूल्यों के आधार पर लोगों के बीच क्या हो, विभाजन हो, और वो हो गई सांप्रदायिकता। तो ये जो प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 17 मार्च 2025 सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामबाण प्रश्न है। उसके बाद देखिए जनमत निर्माण से आप क्या समझते हैं, तानाशाही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है। तो ऐसे जो प्रश्न होंगे, देखिए आपके ऐसे जो प्रश्न होंगे जो अंतर स्पष्ट कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों का आंसर क्या करेंगे आप, एक सारणी में देंगे, एक सारणी बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, ये सारणी इस प्रकार से बना दी। यहाँ पर तो आप लिखेंगे यहाँ पर तानाशाही, ठीक है, तानाशाही शासन व्यवस्था। कैसी व्यवस्था, तानाशाही शासन व्यवस्था। और यहाँ पर आप लिखेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतंत्र वाली शासन व्यवस्था, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों का शासन जो है वो कैसी शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर तो आप लिखेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुण, विशेषता, और यहाँ पर लिखेंगे तानाशाही में। तो तानाशाही में ये होता है, लोकतांत्रिक में ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। तो आपका स्पष्ट रूप से अंतर स्पष्ट हो जाएगा और आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। यानी आप कम समय में क्या करेंगे, कम समय में अच्छे से आप आंसर को क्या लिख सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही बड़े आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से देखिए नवीनकरणीय, गैर नवीनकरणीय साधनों में क्या अंतर है, इसी प्रकार से फॉर्मेट बनाएंगे, बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। नीचे उदाहरण सहित तो स्पष्ट कीजिए, नीचे दो उदाहरण लिख सकते हैं। किन्हीं कारणों में वैश्वीकरण को सुगमता प्रदान की स्पष्ट करना है। उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार के प्रयासों को स्पष्ट कीजिए। तांबा खनिज के 2 उपयोग। बहुदलीय व्यवस्था में आप क्या समझते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्पष्ट कीजिए। तो ये जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से 80% प्रश्न इस पेपर से आपको 17 मार्च 2025 के पेपर में मिलने वाले हैं। उसके बाद बड़े प्रश्न देखिए, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ, यानी गेहूं यदि आप उत्पादन करना चाहते हैं तो गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी, भौगोलिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कैसी भूमि होनी चाहिए, कैसा पानी होनी चाहिए। तो गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां है और इसका आंसर कैसे आप लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज, अलग अलग पॉइंट बनाकर। जैसे सबसे पहले लिखेंगे भूमि, ठीक है, तो आप लिखेंगे इसके लिए समतल भूमि होनी चाहिए, ऐसी भूमि होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इसमें जल कितना होना चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए, ये सब आप अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्या है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आपको 17 मार्च 2025 के पेपर में मिलेगा। रिंडर पेस्ट क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार प्रभावित किया, विवेचना करनी है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों में आए जो बदलाव हैं, अपने विचार लिखिए। और यहाँ पर देखिए ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसका प्रश्न का उत्तर आपको थोड़ा बड़ा लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, जो चीज़ें स्पष्ट है, जितना आ रहा है आपको सब कुछ यहाँ पर इसमें लिखना है। भारत में रोजगार के विभिन्न क्षेत्र के उदाहरण लिखिए, ठीक है। इन क्षेत्रों को रोजगार सृजन की स्थिति बताते हुए अतिरिक्त रोजगार सृजन के उपाय सुझाइए। उसके बाद देखिए खंड द, और भी बड़े प्रश्न आपको उत्तर लिखने पड़ेंगे। देखिए ऋण स्रोतों का उल्लेख करें, जो आरबीआई का आपको उल्लेख करना होगा। उसके बाद देखिए टिप्पणी के लिए आपको 2-3 यहाँ पर टॉपिक मिलेंगे। भारत में ऋण व्यवस्था क्या है, समस्या है, मुद्रा के कार्य हैं। उसके बाद देखो मिल सकता है रॉलेट एक्ट के बारे में मिल सकता है, ठीक है। साइमन कमीशन है, उसके बारे में आपको टिप्पणी का कह सकते हैं कि साइमन कमीशन क्या है, ठीक है। राष्ट्रवाद का आपको टिप्पणी मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपको स्थान दिए गए हैं, इनको यहाँ पर मानचित्र में अंकित करना है। और ये जो प्रश्न है वो दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। 17 मार्च 2025 में मैप से इनमें से आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर शहर देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम 17 मार्च 2025 सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए। इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।